दो खत एक मत। इंसान एक जोन से दूसरे जोन में प्रवेश तो खुशी खुशी करता है, पर पिछली यादों को भुला नहीं पाता, क्योंकि वह उसका कंफर्ट जोन बन चुका होता है। कभी कभी तो वह उन यादों में इतना खो जाता है कि एक वातावरण को आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं करता। फिर कभी वह तीसरी जोन में प्रवेश करता है तो छूट चुके दूसरे जोन की यादें उसे सताने लगती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। सना का ईमेल पढ़ते ही उत्सुकता में मेरे हाथ जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। सना मेल तभी करती थी जब उसे खुलकर अपने दिल का हाल बताना होता था, और वे बातें जो फ़ोन पर करना संभव नहीं होता था। लिखने या टाइप करने से भावनाओं का संप्रेषण एक तरफा बना रहता है, जिससे विचार अभिव्यक्ति में लय बनी रहती है। दिल की हर एक धड़कन, मन का हर एक राग शब्दों में गूंथता सामने स्क्रीन पर उतरता चला आता है, और जब सामने वाला उसे पढ़ने लगता है तो बिना किसी व्यवधान के उतनी ही आत्मीयता से आत्मसात करता चला जाता है। इसलिए सना के फ़ोन कॉल्स से ज़्यादा उसे उसके ईमेल की प्रतीक्षा रहती है। फिर अब तो उसका घर बस गया है। सास ससुर पति ननद आदि के घर में होते फ़ोन पर वैसे भी क्या बात हो सकती है। जतिन को ऑफिस रवाना करने के मैंने बाई को भी जल्दी ही फ्री कर दिया और फिर फटाफट लैपटॉप खोल कर बैठ गई। मम्मा, जानती हूँ हमेशा की तरह मेरे इस मेल को भी आप बेसब्री से पढ़ रही होंगी। मन में ढेरों उत्सुकताएं होंगी कि आपकी लाडली का अपने नए संसार में मन रमा या नहीं। फ़ोन पर मेरे बार बार यह कहने के बावजूद भी कि मैं बहुत खुश हूँ। मानस सहित घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको तसल्ली नहीं हुई होगी, हो भी कैसे सकती है। आप मेरी जननी हैं, मेरी रंग रंग में वाकिफ़ हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चाह रही हूँ, आप सब पहले से ही अनुमान लगा देती हैं। मेरी बातों में कितना सच है, कितना झूठ है, आपको सब पता होता है। लेकिन इस बार मैं वाकई थोड़ी उलझन में हूँ। मानस सहित घर के सभी लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी नए घर, नई जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कहीं कुछ पीछे छूट गया है। कुछ खो जाने की एक कसक सी दिल में उठती है। मेरी आंखें चमकने लगी थी, मतलब मैंने सही पहचाना था। कुछ है जो सना को बेतरह खल रहा है, वह मिस कर रही है क्या इस घर को। पर हमसे तो वह नौकरी के सिलसिले में पहले ही दूर जा चुकी है। मेरी उत्सुक नज़रें फिर से स्क्रीन पर उभरते शब्दों पर टिक गई थी। हाँ मम्मा, बचपन से ही हर सामान्य लड़की की तरह मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत उत्सुकता महसूस करती थी। मेरी जिंदगी भी मेरे कोई प्रिंस चार्मिंग एक दिन घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे अपने साथ बिठा कर ले जाएगा एक बहुत ही सुंदर दुनिया में, जहाँ चारों ओर सुंदर सुगंधित गुलाब होंगे और उनके बीच हम हंसते खेलते एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन आज शादी के 4 महीने गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद की जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, जैसा कि मैंने बचपन से सोचा था। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अधिकार होते हैं तो साथ की कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। नए रिश्तों से ढेर सारा प्यार और उपहार हासिल होते हैं, तो उनके प्रति कई जिम्मेदारियां, समझौते और त्याग भी जिंदगी से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। अब मैं जब चाहे तब बिस्तर में नहीं घुस सकती और ना ही बेफिक्री से सवेरे देर तक सो सकती हूँ। हालांकि किसी ने मुझसे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा है, पर मैंने आपको बताया न कि खुद मुझ में ही यह जिम्मेदारी का भाव आ रहा है कि मुझे घर में सबसे पहले उठना चाहिए, सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां शादी के पहले देर तक अलार्म बजने पर भी मैं हिलती तक नहीं थी, अब अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूं। बल्कि कई बार तो रात में उठकर चेक भी करती हूं कि मोबाइल में अलार्म लगा हुआ तो है ना, मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं है। अब मैं पहले की तरह हर कहीं अपने पायजामे या कैफरी में बैठी भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है।
अभी कुछ दिन पहले जब मानस टूर पर गए थे, मैं ऑफिस से देरी से घर पहुंचती तो खाना खाकर एसी फुल कर कैफरी और स्लीव टी शर्ट डालकर सो गई, यह सोचकर कि अब तो सुबह ही उठना है। गहरी नींद में थी कि मम्मी जी ने आकर हल्के से हिलाया, बेटी जरा चेंज करके लॉबी में आ जाओगी, भरतपुर वाले ताऊ जी ताई जी आए हैं, वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे, नहीं बहू से मिलना चाहते हैं। जी आती हूँ, मैंने उबासी लेते अध खुली आंखों से देख मम्मी जी हैरत में मेरी वेशभूषा निहार रही थी। मैंने तुरंत चादर खींच ली तो वे अचकाती कमरे से बाहर निकल गईं। अगले दिन ही मैंने अपने सारे पायजामे कैफरी शॉर्ट तहकर अलमारी के एक कोने में पटक दिए। मुझसे कहा तो नहीं जाता, पर शायद उम्मीद की जाती है कि मैं हर वक्त तहजीब और तमीज़ से रहूं, घर के लोगों की आवश्यकताओं और उम्मीदों का ख्याल रखूं। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई मुझे राजकुमारी की तरह ट्रीट करेगा, बल्कि मुझे ही सबकी इच्छाओं और भावनाओं का ख्याल रखना है। और तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं आखिर शादी ही क्यों की। जब पहले की और अब की ज़िंदगी में तुलना करती हूँ तो बहुत हैरानी होती है। पहले मेरे पास सिर्फ आप द्वारा दी गई पॉकेट मनी होती थी, पर मैं खुश थी। अब मेरी सैलरी के साथ मेरे पास खर्च करने के लिए मानस की भी पूरी सैलरी है, फिर भी मैं पहले की तरह बेफिक्र से शॉपिंग नहीं कर पाती। पहले मेरे मोबाइल में लिमिटेड प्रीपेड कार्ड था, अब पोस्टपेड पैकेट है, लेकिन मैं कॉल्स और मैसेजेस करने की संख्या आश्चर्यजनक रूप से घट क्यों गई है। पहले मैं घंटों पुराने से डेस्कटॉप पर बैठी रहती थी, अब मेरे पास नया लैपटॉप है, पर उस पर ज़्यादा वक्त गुजारने को दिल क्यों नहीं करता। पहले मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स थे, अब सास ननद देवर आदि भी दोस्त बन गए हैं, पर फिर भी मैं खुद को इतना अकेला क्यों पाती हूँ। घर से बाहर तो मैं पहले भी रहती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, पर आपको और पापा को पहले कभी इतना मिस नहीं किया जितना अब करती हूँ। मेरी आंखें भीगने लगी थी। जिस सच्चाई से खुश होना चाहिए था वह रुलाने लगी थी। अक्षर धुंधले पड़ने लगे तो मैंने अपनी आंखें पोंछी और आगे पढ़ने लगी। जानती हूँ यह सब पढ़कर आप रो रही होंगी, पर मैं भी क्या करूँ। जब फ़ोन पर कहती हूँ खुश हूँ, सब ठीक है, तो आपको तसल्ली नहीं होती। ना मैं फ़ोन पर झूठ बोल रही होती हूँ और ना अब झूठ लिख रही हूँ। दोनों के पीछे एकमात्र सच यही है कि मैं अपनी शादी से पहले के बेफिक्र के दिन भुला नहीं पा रही हूँ, जब दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करे लौटती, पर फिर भी आपके सबके लिए चाउमीन या पाव भाजी बनाने की फरमाइश बड़े अधिकार स्वभाव से कर डालती। यहाँ तो कभी एक दो सहेलियाँ आकर बैठ जाती हैं और मम्मी जी बिना कहे उनके लिए चाय भी बनाकर ले आती हैं, तो मैं संकोच से गड़ जाती हूँ। मैं आपके साथ ज़्यादा खुश थी मम्मा, क्या ज़रूरत थी मुझे शादी करने की। पहले वाली ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, न कोई चिंता न कोई जिम्मेदारी। अभी भी मन करता है भागकर आपके पास आ जाऊं, आपकी गोद में छुप जाऊं और आप पहले की तरह मेरे बालों में उंगलियां फिराती मुझे दुलारती रहें, मेरी पसंद भी डिशेज पूछती रहें, बनाती रहें। अच्छा अब बंद करती हूँ। मानस नींद में कुनमुना रहे हैं। मैं भी भूल ही जाती हूँ कि यह मेरे अकेले का बेडरूम नहीं है, मुझे औरों की सहूलियत का भी ख्याल रखना है। ओके, गुड नाइट। पत्र समाप्त हो चुका था, लेकिन मेरे आँखों से गंगा यमुना का प्रवाह अभी भी जारी था। दुनिया के दस्तूर भी कितने अजीब हैं। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, उनकी चहकती आवाज़ मधुर संगीत की तरह घर को गुंजायमान बनाती रहती हैं, पर एक न एक दिन उन्हें घर छोड़कर जाना ही होता है। जब सना नॉन स्टॉप बोलती थी तो मैं टोकती थी, अब चुप भी हो जाओ। जब वह खामोश रहती थी तो मैं पूछे बिना नहीं रह पाती थी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। उसके पापा घर में घुसते ही बोल पड़ते थे, आज इतनी खामोशी क्यों है सना, बाहर गई है क्या। मनु पूछने लग जाता था, दीदी नाराज हो क्या। और अब
जब वह शादी करके चली गई है तो बाहर से आने वाला हर आदमी घर में घुसते ही पहली बात यही कहता है, ऐसा लगता है इस घर की रौनक ही चली गई है। जब हंसते हुए मैं सना को फ़ोन पर यह सब बताती हूँ तो वह इठला कर बोलती है, अब पता चला आपको कि घर की सारी रौनक मुझसे ही थी, मैं ही तो थी घर का रियल नॉन स्टॉप म्यूजिक। हाँ सना, हाँ मैं मान गई तू मेरी प्रिंसेस थी, अपने डैड की नन्ही सी एंजल थी, अपने भाई की आइडियल थी। पर तुझे भी मानना होगा कि अब तू अपने पति की डार्लिंग है, अपने ससुराल की शोभा है। तुझे इस बात का एहसास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे एक झटके से ही अपने आंसू पोंछ डाले। लैपटॉप के कीबोर्ड पर मेरी उंगलियां थिरकने लगी थी। प्यारी बेटी सना, तुम्हारा प्यारा सा खत पढ़कर बहुत तसल्ली मिली। अपने दिल की हर बात इसी तरह खोल कर रखती रहना। ऐसा लग रहा था तुम मेरे सामने ही बैठी हो। कई बार पास बैठा साथ रहा इंसान भी इतनी आत्मीयता से एहसास नहीं करा पाता जितना दूर बैठा इंसान अपनी संवेदनाओं से करवा जाता है, क्योंकि भौतिक उपस्थिति से ज़्यादा आवश्यक है भावनाओं का संप्रेषण। तुम्हारा भावनाओं में बहकर लिखा एक एक शब्द मैं दिल से आत्मसात कर बहुत सावधानी से सहज कर दिल के कोने में रख लिया है। तुझमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा लिखा एक एक शब्द सच है, पर एक सच्चाई तुम भूल रही हो। इंसान एक जोन से दूसरे जोन में प्रवेश तो खुशी खुशी करता है, पर पिछली यादों को भूल नहीं पाता, क्योंकि वह उसका कंफर्ट जोन बन चुका होता है। कभी कभी तो वह उन यादों में इतना खो जाता है कि नए वातावरण को आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं करता। फिर कभी वह तीसरे जोन में प्रवेश करता है तो छूट चुके दूसरे जोन की यादें उसे सताने लगती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम जब छोड़कर बाहर नौकरी करने जा रही थी तब कितनी खुशी थी कि जब आज़ाद परिंदे की तरह खुले आसमां में उन्मुक्त उड़ान भरूंगी, पर महीने भर बाद ही तुमने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमेंट पोस्ट कर दिया कि दुनिया में अपने घर से बढ़कर दूसरी कोई जगह नहीं है। और यह एहसास तुझे तब हुआ है जब मैंने पहली बार घर से बाहर कदम रखा। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दूध नाश्ता बनाकर खाना अखरने लगा था। देर रात तक ऑफिस से लौटकर टिफिन का ठंडा खाना गर्म करके खाना दुखी करने लगा था। ऑफिस में देर तक डेस्कटॉप पर बैठना, सीनियर्स से संदेश लेना चुभने लगा था। छुट्टी के दिन कपड़े धोना, कमरा साफ करना खलने लगा था। फिर धीरे धीरे तुम इन सब की अभ्यस्त होती चली गई। साथी लड़कियों के साथ काउंटिंग और शॉपिंग पर जाना तुम्हें सुहाने लगा। अपनी कमाई से नए कपड़े जूते खरीदना तुम्हें गर्व की अनुभूति कराने लगे। ऑफिस में सगी साथियों का साथ ऑफिस की गार्सिस पार्टीज तुम्हें भाने लगी। लेट नाइट चलने वाली डिस्को पायजामा पार्टी तुम्हें मस्त लगने लगी। ना कोई देरी से लौटने या सोने पर टोकने वाला था और ना ही कोई जल्दी उठने वाला। कभी भी कुछ भी पहने बिस्तर में घुस जाओ, मनचाहा ऑर्डर करो या पकाओ और खाओ, जो पसंद हो वही चैनल चलाकर बैठ जाओ। कुछ भी साझा नहीं करना होता था, न खाना, न सोना, न मनोरंजन। पर फिर अचानक शादी तय हो गई। तुम्हें एक नए वातावरण में खुद को ढालना पड़ रहा है और एक बार फिर तुम्हारी कसम साइट शुरू हो गई है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जिस घर की मधुर स्मृतियाँ तुम्हें इतना लुभाती हैं, उस घर को ऐसा किसने बनाया जिसकी गृहलक्ष्मी के त्याग, समझौते और कर्तव्यवान ने जब यह अल्हड़ सी किशोरी यानी मैं एक भरे पूरे परिवार, संयुक्त परिवार का अंग बनी, तो शुरू में मैं भी ऐसे छटकती पटकती थी। खुद को
बेड़ियों में जकड़ा सा महसूस करती थी, पर धीरे धीरे घर वालों का खुद पर प्यार, विश्वास पर अपनापन देख मैं झुकने लगी। उन सब ने लगाव महसूस करने लगी। घर के काम मुझे बोझ नहीं, अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य लगने लगे। सासू माँ तो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी और धीरे धीरे पूरी गृहस्थी ही मुझे सौंप खुद को पूजा पाठ में व्यस्त कर लिया। मैं देवर ननद का छोटा भाई बहन की तरह ख्याल रखने लगी। तुम्हें और फिर मनु को जन्म देने का साहस जुटाया। इस सब का सुपरिणाम भी जल्दी ही देखने को मिला। घर के हर छोटे बड़े निर्णय में मेरे राय महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। बाहर नौकरी के लिए गए देवर ननद घर के आने से पूर्व जानकारी लेने लगे कि उन दिनों भाभी घर पर मिलेंगी तो ही आए। दोनों ने अपने जीवन संगी तय करने से भी मेरी राय ली। आज भी घर के हर छोटे बड़े खुशी या गम के अवसर पर हमारी उपस्थिति अनिवार्य होती है। हम भी अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझकर एक फ़ोन पर दौड़े चले जाते हैं। आज वही महती जिम्मेदारी तुझे निभानी है। जितना उस घर को, घर वालों को अपनाओगी, उससे कहीं ज़्यादा वे तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। मेल भेजने के कुछ ही देर बाद सना का फ़ोन आ गया था। थैंक यू मम्मा, मैं समझ गई हूँ। वही प्यार, वही कंफर्ट, वही खुशी और वही आत्मीयता मुझे अपनी इस नए परिवार से भी मिल सकती है। बस ज़रूरत है आपकी ही तरह मुझे भी कुछ समझाने की और त्याग करने की। मुझे उम्मीद है कुछ समय बाद मैं अपने इस नए परिवार को भी उतना ही प्यार करने लगूंगी जितना अपने पुराने परिवार को करती हूँ। बस आप हमेशा इसी तरह मेरी ताकत और मार्गदर्शिका बने रहना। पहली बार सना का फ़ोन मुझे मेल से ज़्यादा तसल्ली दे गया।